सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो पिछली क्लास में हमने कंजस्टिव हार्ट फेलियर देख लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे दैट इज़ आयनोट्रोपिक एजेंट्स। उसके 3 एग्जांपल देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। एंड हम दैट इज़ डोपामीन, डोब्यूटामाइन एंड डिजॉक्सिन एंड इस इनहिबिटर्स की बात करेंगे। ठीक है। तो आयनोट्रोपिक एजेंट्स है क्या? तो ड्रग्स विथ बीटा एड्रेनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक, ठीक है, दैट इज D1 एगोनिस्टिक एक्शंस हैव पॉजिटिव आयनोट्रोपिक प्रॉपर्टी। इट में बी यूटिलाइज्ड इन कॉम्पैक्ट पम्प फेलियर। ओके, तो मतलब ये बीटा एड्रेनर्जिक एंड डोपा D1 बीटा एज वेल एज D1 के एगोनिस्ट एक्शन से वो करेंगे। ठीक है। तो dopamine and dobutamine infused intravenously act promptly and afford additional hemodynamic support over dilators, digoxin and diuretics। ठीक है। तो वो हो जाएंगे डोपामीन एंड डोब्यूटामीन इंट्रावीनसली दिया जाता है। ठीक है। एंड वो एडिशनल हीमोडायनेमिक सपोर्ट करते हैं वेसोडाइलेटर्स को, डिजोक्सिन एंड डायरेटिक्स को। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में दे दिए जाते हैं आयनोट्रोपिक एजेंट्स। Their benefits are short lasting, useful when heart failure and is accompanied by low blood pressure। ठीक है। तो वो शॉर्ट होता है, लास्टिंग होता है, यूजफुल इन हार्ट फेलियर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस एंड देयर कार्डियोटॉक्सिक पोटेंशियल व्हेन यूज्ड फ्रॉम प्रोलॉन्ग थेरेपी। अगर हम ज़्यादा देर तक यूज़ करेंगे, दिस ड्रग्स विल हैव नो रोल इन द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ CHF। तो बिकॉज ऑफ वो टॉलरेंस उनमें डेवलप हो जाती है एंड कार्डियोटॉक्सिक पोटेंशियल भी डेवलप हो जाता है, तो उसकी वजह से शॉर्ट एक्टिंग ये है, ये लॉन्ग टर्म पोटेंशियल में हम नहीं दे सकते। तो क्रॉनिक में हम कौन से दे सकते हैं? दैट इज़ द बीटा ब्लॉकर्स हम दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है। फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं दैट इज़ डोपामीन। तो डोपामीन क्या है? वो D1 प्लस D2 प्लस वीक बीटा 1 एंड वेरी वीक अल्फ़ा रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ठीक है। मतलब D1 D2 को हेल्प करेगा, फिर बीटा 1 को भी ब्लॉक नहीं करेगा, एंड अल्फ़ा का भी रिसेप्टर एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, एगोनिस्ट है। ठीक है। फिर IV इन्फ्यूजन बोल दिया मैंने, डोब्यूटामीन एंड डोपामीन दोनों का ही IV इन्फ्यूजन होगा। ओके। एंड फिर लो डोज ऑफ DA डायलेट्स ब्लड वेसल्स। लो डोज में डोपामीन डायलेट करेगा ब्लड वेसल्स को। हायर डोज प्रोड्यूस पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट्स। अब मैंने पीछे अभी बताया कि पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट्स क्या होता है। ठीक है। तो ड्रग्स विथ बीटा 1 एड्रेनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक D1 रिसेप्टर्स शो एंड एगोनिस्ट एक्शन हैव पॉजिटिव आयनोट्रोपिक प्रॉपर्टी। ओके, तो वही हो गया। ठीक है। तो पॉजिटिव आयनोट्रोपिक दैट इज डायरेक्ट बीटा 1 एंड D1 एक्शन ड्यू टू नॉर एड्रेनलिन रिलीज। ठीक है। तो बीटा 1 और D1 पे डायरेक्ट एक्शन करेगा बिकॉज ऑफ नॉर एड्रेनलिन का रिलीज होगा। बट लिटर क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट ऑन द हार्ट। अब क्रोनोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? क्रोनोट्रोपिक का मतलब है जो मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा है हार्ट का, उसमें भी थोड़ा सा अफेक्ट डालेगा। दैट इज द क्रोनोट्रोपिक। वेजो कंस्ट्रिक्शन, अल्फा 1 एक्शन, जो अल्फा 1 रिसेप्टर उसका एक्शन है, तो वेजो 1 अकर्स ओनली व्हेन लार्ज डोजेस आर इन्फ्यूज। तो कम डोज में तो वो वेजो डायलेट करेगा, बट ज़्यादा डोज देंगे तो वेजो कंस्ट्रिक्शंस भी कर देगा। एट नॉर्मल डोज इट रेजेस कार्डियक आउटपुट एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विथ लिटल इफेक्ट ऑन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हमने बेसिकली देखा था आयोट्रोपिक एजेंट्स कहाँ यूज हो रहे थे। तो मैंने आपको 2 स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट या फिर 2 गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट बनाए थे, जहाँ पे पहले फेज़ में हमको कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करना था। ठीक है। सर्वाइवल ऑफ पेशेंट को इंक्रीज़ नहीं करना था, बट कंट्रैक्टिलिटी ऑफ मायोकार्डियम को बढ़ाना था। तो वहाँ पे आयोट्रोपिक एजेंट्स हम दे रहे थे। ठीक है। ओके। डोपामीन डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, सो नो CNS इफेक्ट्स। ठीक है। डोपामीन इज यूज्ड इन पेशेंट्स ऑफ कार्डियोजेनिक और सेप्टिक शॉक एंड एक्यूट हार्ट फेलियर वेर इन इट इंक्रीजेज BP एंड यूरिन आउटफ्लो। ठीक है। तो वो पेशेंट्स ऑफ कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक में दिए जाते हैं, जहाँ पे वो ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करेगा, यूरिन आउटफ्लो को भी बढ़ाएगा। ओके। तो बेसिकली वो क्या है? तो पॉजिटिव है स्मॉल डोज में तो वेजोडाइलेशन, लार्ज डोज में वेजो कंस्ट्रिक्शन, फिर नॉर्मल डोज में कार्डियक आउटपुट एंड सिस्टोलिक BP को बढ़ा देगा, विच प्रोड्यूसेस अ स्लाइट डिफरेंस इन डायस्टोलिक BP। ओके। फिर डोपामीन क्या करेगा कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो वो CNS वाले इफ़ेक्ट्स नहीं दिखाएगा। ठीक है। एंड वो है क्या असल में? D1 प्लस D2 प्लस बीटा 1 का वीक एंड वीक ऑल्सो एज वेल एज वीक अल्फ़ा
रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं। ओके, तो डोपामिनर्जिक एंड बीटा एड्रेनर्जिक का रिसेप्टर एगोनिस्ट है एंड वीक अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट भी है। ओके, ठीक है। तो डोब्यूटामीन क्या है, डिराइवेटिव ऑफ डोपामीन ही है वो। ओके, तो वो क्या करेगा, दैट इज इट एक्ट्स मेनली ऑन बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड वीक अल्फा एगोनिस्ट। ओके, आईवी इन्फ्यूजन में 2 to 8 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट होता है एंड जो डोपामीन का जो है रेट दैट इज़ 0.2 to 1 मिलीग्राम पर मिनट, और ये है माइक्रोग्राम में डोब्यूटामीन। इट इंक्रीज द force of cardiac contraction and cardiac output without significant change in the peripheral resistance and BP। ओके, तो कार्डियक कंट्रैक्शन को पेरिफेरल रेजिस्टेंस के चेंज के बिना या फिर बीपी के चेंज के बिना बढ़ रहा था, बट हमने देखा कि कार्डियक कंट्रैक्शन वेजो कंस्ट्रिक्शन जो होगा जो, तो वो डोपामीन में थोड़े से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी को बढ़ा के हो रहा था। फिर डोब्यूटामीन इंक्रीजेज हार्ट रेट इज लेस्ट मार्क, मतलब कम हार्ट रेट को कम इंक्रीज करेगा। फिर रिलेटिवली सिलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट है वो, एंड डोपामीन एंड डोब्यूटामीन इज यूज्ड एज आयोनोट्रोपिक एजेंट इन पंप फेलियर accompanying myocardial infarction, cardiac surgery for short term management and severe congestive heart failure। तो severe congestive heart failure में यूज़ होता है for short term management। तो मतलब ये दोनों लॉन्ग एक्टिंग या फिर प्रोफाइलेक्सिस में काम नहीं आएंगे, ओनली एक्ट ऑन द शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट। ओके, तो आयोनोट्रोपिक हम एजेंट्स हमें डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज डिजॉक्सिन। अब डिजॉक्सिन के इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एक्शंस हम पहले देख लेते हैं। तो वो क्या करता है, इट डिक्रीजेज द ऑटोमेटिसिटी, ठीक है। फिर इंक्रीजेज द मैक्सिमम डायस्टोलिक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन एट्रियल एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल टिश्यूज। मतलब जो डायस्टोलिक या फिर रिलैक्सिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको वो बढ़ा देगा, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज द वेगल टोन एंड सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिविटी इनहिबिशन। तो डिजॉक्सिन हमने बेसिकली कहाँ यूज़ हो रही थी, तो कंट्रक्टिविटी ऑफ द मायोकार्डियम में हमको फेज़ 1 को ट्रीट करने में हमको या फिर पहला गोल अचीव करने में मदद कर रहा था डिजॉक्सिन। तो ऑब्वियस सी बात है कि वेगल टोन बढ़ाएगा और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को बढ़ाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा तो फिर हमारी जो कंट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ेगी। प्रोलॉन्ग्स द इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड डिक्रीजेज द कंडक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द एवी नोडल टिश्यू। मतलब जैसे प्रोलॉन्ग करेगा रिफ्रैक्टरी पीरियड, तो एक एक्शन जैसे कंट्रैक्शन हो रहा है तो फिर उसको ज़्यादा देर तक कंट्रैक्ट रख पाएगा, तो उससे कंट्रैक्ट होगा तो उससे फिर हमारी कंट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। अब डिजॉक्सिन की फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, मतलब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। तो एलिमिनेशन का टी हाफ है वो दैट इज 36 to 48 आवर्स। इट इज़ एक्सक्रीटेड बाय किडनी एंड प्रिंसिपल टिश्यू रिजर्वायर कौन सा है, तो वो कहाँ स्टोर होता है, दैट इज स्केलेटल मसल्स में। एंड डोजिंग शुड बी बेस्ड ऑन बॉडी मास, ठीक है, नॉट रिमूव्ड इफेक्टिवली बाय हीमोडायलिसिस ड्यू टू ड्रग्स वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज 4 to 7 लीटर पर kg। ओके, तो मतलब मैंने बोला था कि बीओडी जितना ज़्यादा होगा उतना जो क्लियरेंस होगा जो किडनी से हम उसके ड्रग या फिर ड्रग के मेटाबोलाइट्स है वो कम होंगे, तो वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना कम क्लियरेंस, तो उतना ही कम एक्सक्रीट होगा, तो वैसे ही है, इफेक्टिवली रिमूव नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्लिनिकल यूज़ ऑफ डिजॉक्सिन इन हार्ट फेलियर, तो उसके यूजेस क्या है। पहले तो वही पॉइंट कि डज नॉट रिड्यूस ऑल, मतलब ज़्यादा एफिशिएंट एंड समटाइम्स इट मे कॉज मॉर्टेलिटी, ठीक है। तो मतलब इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता, बट कुछ कुछ केस में मॉर्टेलिटी भी क्रिएट कर सकता है। ओके, तो फर्स्ट यूज इज की CHF पेशेंट्स विथ लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन इन आर्टेरियल फिब्रिलेशन, ठीक है। तो लेफ्ट सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाएगा तब जाके हम डिजॉक्सिन यूज कर सकते हैं। फिर पेशेंट्स विथ साइनस रिदम हु रिमेन सिम्टोमेटिक डिस्पाइट ऑफ मैक्सिमल थेरेपी विथ एस इनहिबिटर्स एंड बीटा एडरेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या फिर बीटा ब्लॉकर्स बोल सकते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर्स काम नहीं कर पा रहे जहाँ पे, तो वहाँ पे हम डिजॉक्सिन का यूज़ करेंगे। एस एंड इनहिबिटर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपीज बिकॉज देयर प्रूवन मॉर्टेलिटी बेनिफिट। तो पर अगर हम इसको देंगे तो मॉर्टेलिटी भी कॉज कर सकता है, तो इसकी वजह से एस इनहिबिटर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स को फर्स्ट लाइन थेरेपी या फिर फर्स्ट लाइन ड्रग में रखा गया है, नॉट डिजॉक्सिन। ओके, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बट
छोटा सा क्वेश्चन है 2 मार्क का। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती क्या है, तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स जो शो होंगे डिजॉक्सिन के ओवरडोज पे, तो दैट इज़ द डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो एक्टोपिक बीट्स मतलब एबनॉर्मल हार्ट बीट्स आएंगे, फिर साइनस ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट का कम हो जाना, फिर एवी कंडक्शन का डिले हो जाना रिक्वायरिंग एट्रोपिन और टेम्पररी वेंट्रिकुलर पेसिंग। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उसमें डिले हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है डिजॉक्सिन रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ा रहा था, तो उसके कॉर्निक यूज़ में फिर वो ऑब्वियसली है कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन भी स्लो कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है उससे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन स्लो हो जाएगा, तो इट विल लीड टू द एरिथमियास। फिर इंक्रीज्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर जंक्शनल और वेंट्रिकुलर ऑटोमेसिटी पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की कंडक्टिविटी वो कम कर रहा था एंड रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ा रहा था, तो उसकी वजह से जो आयंस का ट्रांसपोर्ट है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर डिजॉक्सिन इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर एरिथमियाज लिग्नो और वो किससे ट्रीट होगी, दैट इज लिग्नोकेन एंड फिनेटोइन। तो वेंट्रिकुलर एरिथमियाज क्यों हो रहा था, मैंने पूरा बेसिकली जो है क्यों, बिकॉज वो रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ा रहा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक टोन को बढ़ा रहा था, वेगल टोन को भी बढ़ा रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्शन को प्रोलॉन्ग कर रहा था, तो प्रोलॉन्ग टाइम पे यूज़ करेंगे डिजॉक्सिन इंड्यूस। तो वेंट्रिकुलर में जो कंट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन हो रहे थे, तो उनके टाइम को भी वो एबनॉर्मेलिटीज हो जाएगी उनके टाइम और कंट्रैक्शन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में, तो इट विल लीड टू द वेंट्रिकुलर अरिथमियास। ठीक है, इट कैन बी ट्रीटेड अप बाय लिग्नोकेन और फिनेटोइन। फिर इलेक्ट्रोकार्डियो वर्जन शुड बी avoided, okay, and purified fail fragment from ओविन एंटीडिजॉक्सिन एंटीसेरा दैट इज डीजी बाइंड। ठीक है, तो वो एंटीडोजिंग एंटीसेरा दैट इज डिजॉक्सिन डीजी बाइंड। ओके, तो ये हो गया डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के बाद या फिर डिजॉक्सिन को ड्रग डिस्कस करने के बाद हम आ जाते हैं दैट इज एस इनहिबिटर्स। अब एस इनहिबिटर्स दोनों फेज में मतलब वो मॉर्टेलिटी को भी कम कर रहे थे पेशेंट की एंड कंट्रेक्टिलिटी को भी बढ़ा रहे थे। एंड डिजॉक्सिन का एक मेन पॉइंट याद रखना है दैट इज डिजॉक्सिन विल नॉट इम्प्रूव द पेशेंट मोर्टेलिटी बट इट विल ओनली इम्प्रूव द मायोकार्डियम कंट्रैक्टिलिटी। ठीक है, तो वो पॉइंट याद रखना है डिजॉक्सिन का। तो आ जाते हैं हम एस इनहिबिटर्स पे। तो पहले एग्जांपल देख लेते थे दैट इज कैप्टोप्रिल एंड एनालोप्रिल। ठीक है, और भी है रेमिप्रिल, लिसाइनोप्रिल, क्वेनराप्रिल, ट्रेंड्रोप्रिल एंड फैसिनोप्रिल। तो वो क्या है कि पहले तो ये साइकिल समझ लेते हैं कि क्या कहने चाह रहे हैं। दैट इज एंट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड दैट विल इनिशिएट द रेनिन रिलीज, एंड जो बीटा एगोनिस्ट है PGI2 है दैट विल ऑल्सो मतलब क्या बोलेगा कि सपोर्ट करेगा रेनिन रिलीज को। अब रेनिन जब रिलीज हुआ तो एंजियोटेंसिनोजन है, जो एंजियोटेंसिन का इनएक्टिव फॉर्म है, उससे एंजियोटेंसिन 1 बन जाएगा रेनिन के प्रेजेंस में। फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 को रिलीज करेगा एंड एंजियोटेंसिन 2 जाके AT1 रिसेप्टर्स पे एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा। एंड वो कौन कौन से एक्टिविटी शो करेंगे, तो 3 बेसिक है दैट इज वेस्कुलर ग्रोथ, वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड सेल्फ रिटेंशन। ठीक है, तो वेस्कुलर ग्रोथ में कौन सा दैट इज हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी। फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है एंड वाया इंक्रीज्ड नॉरएड्रेनालिन रिलीज फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्व्स, उसकी वजह से भी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो सकता है। फिर सेल्फ रिटेंशन कैसे होगा कि रिटेंशन एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन से हो सकता है या फिर ट्यूबुलर सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एस इनहिबिटर्स कहाँ वर्क करेंगे। तो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्जन को रोक देंगे एस इनहिबिटर्स। एंड हमने ये सेम साइकिल है ना CHF में भी पढ़ी थी। ठीक है, एंड एंजियोटेंसिन 2 AT1 सब टाइप रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वो क्या करेंगे कि वो रिसेप्टर पे जो एंजियोटेंसिन 2 बाइंड हो रहा था वो बाइंड नहीं होने देंगे एंड AT1 रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम देखेंगे अब कि एस इनहिबिटर्स सप्रेस एंजियोटेंसिन 2 एंड एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन। ओके, पोटेंशिएट इफेक्ट्स ऑफ डायूरेटिक्स इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स। ओके, डिक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, प्रिफरेंशियल एट्रियल वेजोडाइलेटर्स होते हैं। ओके, डिक्रीजेज लेफ्ट वेंट्रिकुलर आफ्टर लोड एंड इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। अब फर्स्ट फेज में क्या हो रहा था कि हमको प्रीलोड आफ्टर लोड को दोनों को डिक्रीज करना था एंड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिविटी को बढ़ना था। एस इनहिबिटर्स यही काम करेंगे। फिर इनिशिएट एट अ लो डोज टू अवॉइड हाइपोटेंशन, तो लो डोज देंगे तो हाइपोटेंशन अवॉइड हो जाएगा। इम्प्रूव सर्वाइवल इन
CHF तो मतलब फेज 1 ट्रीटमेंट्स के दोनों गोल में वो काम आ रहा था, दैट इज इट विल इम्प्रूव द मोर्टेलिटी रेट, मतलब डिक्रीज द मोर्टेलिटी रेट ऑफ द पेशेंट, सुपीरियर रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी कंपेयर टू अदर वेजोडाइलेटर्स। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया प्रिवेंट मोर्टेलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन आफ्टर एक्यूट MI। ओके, तो जो डिजॉक्सिन से हो रहा था लेफ्ट वेंट्रिकुलर एरिथमियास, तो वो इधर पे नहीं होगा। रीनल फंक्शन इम्पेयरमेंट फॉलोइंग ड्रग इनिशिएशन इंडिकेटिव ऑफ बायलेटरल रीनल आर्टियल स्टेनोसिस। ओके, तो रीनल फंक्शन इम्पेयरमेंट फॉलोइंग ड्रग इनिशिएशन, तो उससे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकता है। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर और अ डिक्रीज ऑफ GFR by more than 20%, ACE inhibitor dosing should be reduced or the drug should be discontinued. Selective effect on efferent इफेक्ट ऑन इफरेंट आर्टिकुलर टोन। तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि रीनल फंक्शन अगर इम्पेयरमेंट हो रहा है और GFR अगर 20% से ज़्यादा घटता है तो हमको एस इनहिबिटर्स को स्टॉप कर देना चाहिए। ओके, ठीक है, एंड स्टेनोसिस उससे हम बचा सकते हैं। तो मेनली वो कहाँ एक्ट करेंगे, दैट इज इफरेंट आर्टिकल्स पे मोर देन एफरेंट आर्टिकल्स पे। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, दैट एलिवेटेड ब्रेडिकाइनिन की वजह से ड्राई कफ, एंजियोइडिमा एंड स्मॉल राइज इन पोटेशियम लेवल्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। 3 क्वेश्चन डिस्कस किया, दैट इज एस इनहिबिटर्स, डिजॉक्शन एंड आयोट्रोपिक एजेंट्स, उसमें एग्जांपल है डोपामीन एंड डोब्यूटामीन। ठीक है, उनके डोज याद रखना है, उनके ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन याद रखना है, एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली याद रखना है कि वो क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के थोड़े से ड्रग्स थे जो मैंने आपको बताया थोड़े से डिटेल में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो, एंड सो स्टे काम, स्टे कूल, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। सो थैंक यू गाइस।